जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। एनडीए सांसदों ने मोदी को छोड़ा अकेला। इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव को कैसे झेलेगी सरकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मानसून सत्र खत्म होने के बाद आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिले हुए और डरे हुए हैं। आखिर एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेला कैसे छोड़ दिया। आने वाले दिनों में जो कशमकश है और जो मुश्किलें हैं मोदी और शाह के रास्ते में या सरकार के रास्ते में, क्या उसे झेल पाने या फिर उसे पार पाने की क्षमता अब सरकार में नहीं रही। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि खबर बेहद अहम है। अंत तक मेरे साथ में बने रहें दोस्तों। 2-3-4 आपके सामने इंसिडेंट बता करके फिर आपको असल खबर बताते हैं। दोस्तों, मानसून सत्र के आखिरी दिन जब मोदी संसद में आ रहे थे, याद कीजिए उन तस्वीरों को जब वो संसद हॉल के अंदर घुसे और ऐसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मंत्री और नेता सर झुकाए हाथ बांधे हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उस वक्त का जो दृश्य था, उस दृश्य ने देश में एक नई तरीके की अलग जगाई, खासतौर पर विपक्षी गठबंधन के यहाँ। जब मोदी संसद में आ रहे थे तो इंडिया गठबंधन के लोग किस तौर पर मोदी के सामने खड़े होकर के मानो मुंह पर एक सुर में जो नारे लगा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा संसद के अंदर भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस समय यह नारे विपक्ष लगा रहा था, उस समय का नजारा बड़ा दिलचस्प और हो गया और बड़े झटके के तौर पर मोदी और शाह के लिए उनके अकेले पड़ जाने का संदेश था। दोस्तों, आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि कैसे पहली बार संसद में मोदी के खिलाफ या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नारे वोट छोड़ गद्दी छोड़ के लगाए गए। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। मगर उससे भी बड़ा मामला यह है कि जब मोदी के मुंह पर नारे लग रहे थे, तब एनडीए का एक भी सदस्य, एक भी सांसद अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के मोदी का बचाव करते नहीं देखा, या इंडिया गठबंधन से उनके सांसदों से उलझता हुआ नहीं देखा। ना तो नायडू का ही कोई शख्स, कोई सांसद, ना ही नीतीश कुमार का कोई सांसद, ना ही एकनाथ शिंदे का कोई सांसद, ना ही जयंत चौधरी का कोई सांसद। अब दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह कि किस तौर पर एनडीए के सांसदों की बात तो छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सांसद खड़ा होकर के विपक्ष के उन नारों के जवाब में कुछ कहता हुआ दिखाई नहीं दिया था। यह पहली बार हुआ था भारतीय संसद के इतिहास में। पिछले कम से कम 18 से 19 वर्षों से, जब से मैंने संसद को देखना शुरू किया, मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं दिखी थी। एक ऐसा झटका था जिसका एक संदेश था कि साहब आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है। आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं। राजा भैया बहुत मशहूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। जब कहा गया अखिलेश की तरफ से कैसे उन्होंने क्या रिप्लाई किया था, मगर उन्होंने भी हाल के एक पॉडकास्ट में जिक्र किया कि जब पहली बार मेरे खिलाफ में एक बहुत से छोटे से मामले पर, जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था, कि एक ठेले वाले से हमने कुछ खरीदा और उसके बाद में उसने पैसे मांगा, हमने उसे गन दिखा दिया और कहा तो हमसे पैसे मांगा था, एफआईआर दर्ज करा दी गई फेक। उन्होंने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हुई तो हम ये समझ गए कि हमारे अब जेल जाने के दिन नजदीक आ गए। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी कि अब जेल जाना ही होगा। उन्होंने बताया कि हमने सूटकेस में कपड़े रख लिए, ये रख लिया, वो रख लिया, जरूरत की चीजें इस्तेमाल में हो सकती हैं जेल के मैनुअल के हिसाब से या कोर्ट के परमिशन से। तो क्या ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? और एक और चीज, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला था, जिसकी घोषणा हो चुकी थी। मानसून सत्र खत्म, लेकिन विंटर सेशन आ रहा है। भले ही संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका हो, मगर आने वाले सेशन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले मुश्किल में नहीं होंगे। भले ही महाभियोग उनके खिलाफ होगा, लेकिन मोदी इस आरोप जैसा कि लगे हुए हैं कि सरकार के एजेंडे को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सरकार भी उतनी मुश्किल में, झटका भी उतना मोदी को। क्योंकि उनको पता है कि उन्हें, सबको पता है कि उन्हें मोदी ने ही चुना है। हालांकि उन्हें चुनने की प्रक्रिया में तो आप पूरी तरीके से जानते हैं
राहुल को भी इस मीटिंग में जाना था, गए भी थे राहुल। वहां पर आपत्ति दर्ज करा करके आ गए थे कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति की बात कही थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो यानी कि राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री हो यानी कि नरेंद्र मोदी हो, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मगर मोदी साहब ने उसे बदल दिया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यादा सक्षम और ईमानदार मोदी सरकार का एक मंत्री है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को हटाओ, अपने मंत्री को रख लेते हैं। तो दो के बदले एक, मोदी और उनका मंत्री और अकेले राहुल। तो राहुल ने कहा भैया मेरा यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं, आपत्ति दर्ज करा करके वो चले गए थे। मोदी साहब ने अकेले ज्ञानेश कुमार को चुन लिया था। ज्ञानेश कुमार जो किसी वक्त में अमित शाह के मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, यानी कि अमित शाह के बेहद खास शख्स को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भेजा गया था, मुख्य चुनाव आयोग में भेजा गया था, और उसके बाद में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। अब ऐसे में जो महाअभियोग लाएगा विपक्ष, जाहिर तौर पर झटका एक और होगा मोदी के लिए। दूसरा बड़ा झटका धनखड़ के इस्तीफे के बाद से। धनखड़ जिन्हें मोदी से लेकर के, जब मोदी लेकर के उनको आए, जब वो बीजेपी में एक साधारण से नेता हुआ करते थे, कैसे आपको पता है कि कैसे उनको साधारण नेता से उठा करके बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया, गवर्नर, और फिर वहां से कैसे ला करके उपराष्ट्रपति बना दिया गया, राज्यसभा के सभापति के तौर पर आपने देखा उनको, फिर उनका अचानक इस्तीफा हो गया। बड़ा सवाल यह कि जगदीप धनखड़ जो आपके लॉयल थे, बगावत क्यों कर दी, ये दूसरा बड़ा झटका सा था। हालांकि अब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया, अभी तक अटकलें चल रही हैं, अलग अलग तरह की अटकलें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दाल में काला नहीं, वो तो खैर पूरी दाल ही काली थी। और खैर जगदीप धनखड़ साहब ने कुछ ऐसा बहुत तीर नहीं मारा था संवैधानिक पद पर बैठ करके जिसमें मिसाल कोई कायम कर दी हो उस जस्टिस शर्मा की जैसे, कि उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव आ रहे हैं इसलिए मैं इस केस को छोड़ रहा हूं। उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ करके, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठ करके पीठासीन अधिकारी के तौर पर संवैधानिक पद की गरिमा को सबसे ज्यादा गिराने वालों में से इनका नाम सारे फहरिस्त रहेगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और इसी बीच में दोस्तों, ये झटका जिस तौर पर आया, किस तौर पर सरकार यहां भी गिरी। राहुल गांधी एक विधानसभा सीट, यानी कि एक लोकसभा के 7 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा क्षेत्र के वोट चोरी की बात को जिस तौर पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने ला करके जिस अंदाज में देश के अंदर एक नई हलचल शुरू की, ठहरे हुए समंदर पानी में एक पत्थर मारा जो हलचल हुई, और उसके बाद में एक तूफान सा आने लग गया पानी के अंदर। देश भर में हल्ला बोल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में यात्रा, उमड़ रहा जन सैलाब, और जिस अंदाज में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस आक्रोश के साथ, जिस उत्साह के साथ में, सबसे बड़ा झटका मोदी शाह के लिए ही है, क्योंकि इसकी तोड़ फिलहाल सरकार ढूंढ नहीं पाई है। और इस बीच में एक और बड़ा झटका देने की कोशिश इंडिया गठबंधन में है, सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव का लाना। विंटर सेशन में हो सकता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि किस हिसाब से जबार ये बात कर रहे हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार के पास में तो पर्याप्त बहुमत ही नहीं, बहुमत से ज्यादा है, 293 सांसद हैं। ठीक बात है, पूर्ण बहुमत है। मगर आपको याद है ना कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे इंडिया गठबंधन लेकर आया था, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चर्चा ही नहीं कर रही थी। तो एक रास्ता बचा कि साहब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जितने जरूरी सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं या जो जरूरी प्रक्रिया उसे पूरा करने में सक्षम इंडिया गठबंधन, अविश्वास प्रस्ताव ला करके मणिपुर के मामले पर चर्चा करने का एक प्रयास, एक नया रास्ता ढूंढा गया। विपक्ष को पता था कि सरकार उससे न गिरेगी न हिलेगी, मगर मकसद था कि इस बहाने संसद में मणिपुर में बात तो होगी, मोदी सरकार के खिलाफ जनता में एक अविश्वास जाएगा तो सही, लोगों को सच्चाई पता तो चलेगी। वो भी सरकार के लिए एक विशेष रूप से, खासतौर पर मोदी के लिए एक झटका था। हालांकि अलग बात है, विश्वास प्रस्ताव में मोदी चर्चा से कन्नी काटते हुए नजर आए थे। महज 1 से 1.5 मिनट उन्होंने बात की थी, और फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था जब बोलने खड़े हुए।
अब इस बीच में दोस्तों, मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने और सीज फायर पर चर्चा आपने देखा। सरकार वही रटे रटाए जुमले बोल करके कैसे पतली गली से निकलने का प्रयास करती देखी, जबकि उस चर्चा में जवाब आने थे कितने हमारे पायलट जिनकी जिंदगियां खत्म हुई, क्योंकि अगर हमारे प्लेन गिरे तो जाहिर तौर पर उन प्लेन में पायलट भी थे। इस बात के जवाब नहीं आए। क्यों ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, जवाब नहीं आया। जवाब तो वही बचकाना सा दिया गया कि साहब इसमें किसी का हाथ नहीं। अरे किसी का हाथ है नहीं, आपने रोका क्यों? कहते हैं कि हमने, पाकिस्तान ने कहा यार अब रोकते हैं, मजा नहीं आ रहा, हमने रोक दिया। क्या ये है स्थिति? अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये कि जब मोदी सरकार और खुद मोदी चौतरफा घिरे हैं, ऐसी स्थिति में एनडीए और खुद बीजेपी ने लगता है मोदी को अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि संसद की वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री के सामने मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे, विपक्ष लगा रहा था। हर कोई हैरान था कि विपक्ष ने अब इस तेवर पर आने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अमित शाह को लेकर के संसद के अंदर तड़ीपार, गो बैक के नारे। आपने सुना होगा इस शब्द को, तड़ीपार को, लेकिन आप अक्सर टीवी डिबेट में किसी छोटे प्रवक्ता के मुंह से सुना होगा, कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के या विपक्ष के, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, बड़े प्रवक्ता इस किस्म की भाषा का आमतौर पर प्रयोग नहीं करते रहे, और कई सारे लोग तो डर के मारे शायद प्रयोग नहीं करते रहे होंगे कि केस हो जाएगा, ईडी आ जाएगी या कुछ और आ जाएगा। मगर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के दोनों सबसे बड़े, सबसे मजबूत नेताओं के खिलाफ इस किस्म का प्रहार ये दिखाता है कि साहब किस तरीके से अकेले अलग थलग है। और संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री लेते वक्त की वो तस्वीर, जब वो नारे लग रहे थे, एनडीए के किसी सांसद का खड़ा ना होना, उस वक्त विपक्ष के नारों का जवाब ना देना, उलझना ना, ये दर्शाता है कि साहब तो अकेले पड़े हैं। आपका क्या कहना है इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।